नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी आंसर राइटिंग क्लब में। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आंसर राइटिंग की सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है वो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है। तो फ्रेंड्स, 17 सितंबर को मोदी जी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया। तो उसी से संबंधित जो टॉपिक है वो इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है। आगे हम लोग आज देखते हैं कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में क्या क्या हमने क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया है और किस प्रकार से उसके आंसर को लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह का टॉपिक आया था कि लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी, व्हाट डज द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एम टू अचीव। मतलब कि जो मोदी जी के द्वारा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की गई है उसका उद्देश्य क्या है कि या उसके उद्देश्य क्या है कि वो किस चीज़ को अचीव करना चाहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग इसी पे आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा आज का कि सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नई रसद नीति किस प्रकार समग्र रसद लागत में कमी कर वैश्विक बाजार में घरेलू सामानों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा सकता है। चर्चा करें। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या किया गया है कि अभी जो नई रसद नीति आई है उसी पर आधारित ये बताया गया है कि कैसे ये हमारे रसद लागत या फिर लॉजिस्टिक कास्ट को कैसे ये कम कर सकती है और ग्लोबल मार्केट में कैसे जो घरेलू सामान हैं या जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं इनके कंपटीशन को कैसे बढ़ावा दे सकती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आज का जो आंसर है वो किस तरह से लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने लिखा है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, जिसको लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी बोलते हैं LPI, तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने के निम्न स्थान 44 तथा विकसित देशों से लगभग 2 गुना लॉजिस्टिक लागत की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने नई रसद नीति का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या बता दिया? मैंने ये बताया कि आखिर भारत में जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी आती है तो उस पॉलिसी के पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, तभी तो हम किसी नई पॉलिसी को लेके आते हैं। तो हमारे देश में समस्या क्या थी कि हमारा जो लॉजिस्टिक कास्ट था वो जो विकसित देश थे उनकी तुलना में लगभग 2 गुना था। अगर मान लीजिए कोई विकसित देश जो है एक जगह से किसी दूसरे जगह पर सामान ले जाने के लिए या भंडारण के लिए 1 रुपया खर्च करता है, तो हम उसी काम को करने के लिए 2 रुपये खर्च करते हैं। तथा साथ ही साथ में जो वर्ल्ड बैंक अपना लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जारी करता है, LPI जारी करता है, उसमें भारत 44 स्थान पे है। और जबकि अगर हम भारत की इकॉनमी को देखें तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हमारी लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इतने कमज़ोर हैं कि हम 44 पोजीशन पे हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब समस्याओं के लिए भारत सरकार ने क्या किया, इसी समस्याओं से निपटने के लिए कि उन्होंने एक नई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का शुभारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य उसमें कुछ इस तरह से है कि माल या फिर रसद की आसान आवाजाही, मतलब जो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके जो आवागमन है या उनकी आवाजाही जो है वो आसानी से हो सके, व्यापार क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके तथा जो लॉजिस्टिक अवसंरचना है उसका विकास किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने क्या किए हैं कि अपनी जो न्यू नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है उसके बारे में कुछ मैंने बता के फिर उसके बारे में जो उसका मेन उद्देश्य है वो मैंने बता दिया है। फिर आगे क्या लिखा है मैंने कि यदि भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में रसद लागत GDP का लगभग 13% है। अब सोचिए फ्रेंड्स कि अगर हम अपने हेल्थ सेक्टर को देखें, एजुकेशन सेक्टर को देखें, तो इन सब में हम कितना खर्च करते हैं? 6%, 4%, 2%, 3%, इसी तरीके से खर्च किया जाता है। और सोचिए केवल लॉजिस्टिक्स एक ऐसा अकेला सेक्टर है जो लगभग हमारे GDP का 13% यूज़ कर लेता है, या उस इतनी लागत केवल हमारी जो है लॉजिस्टिक्स में लग जाती है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही समझ लीजिए चिंता का विषय है हम लोगों के लिए। तो उसी हिसाब से मैंने लिखा है कि यदि भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में रसद लागत GDP का लगभग 13% है, जो चिंता का विषय है। नई रसद नीति द्वारा निम्न प्रकार से रसद लागत कम की जा सकती है। अब फ्रेंड्स, देखते हैं कि कैसे कैसे हमारी जो है जो न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसके द्वारा कैसे हम अपने जो लॉजिस्टिक कास्ट है या रसद लागत है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं।
तो पहला है, इसमें लिखा है कि बेहतर परिवहन सेवाएं। तो बेहतर परिवहन सेवाएं, इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है या लॉजिस्टिक कास्ट है वो कम हो जाएगी। कैसे कि मान लीजिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, रोड अच्छे कर ले, अपने जो फ्रीट कॉरिडोर्स जो हैं वो अच्छे कर दिए, या फिर ऐसे ट्रेन या फिर ऐसे क्या कहते हैं शिप्स की व्यवस्था कर ली जो सामान को जल्दी और तीव्र गति से पहुंचा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे लागत कम हो जाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स समय की बचत होगी। अब अगर आप आज के 10-15 साल पहले, थोड़ा सा 10-15 क्या फ्रेंड्स, मुश्किल से 2-3 साल पहले ज़रा ध्यान से देखें तो क्या होता था कि जितने भी टोल टैक्स होते थे उस पर ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। तो इससे क्या होता था कि मान लीजिए कोई जो सामान है उसको पहुंचने में ज़्यादा टाइम लग जाता था। मान लीजिए कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसको सामान मॉर्निंग में चाहिए, लेकिन तो क्या हुआ, टोल टैक्स पे इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई कि पूरा का पूरा दिन जो है ट्रक वालों को दिन भर खड़ा रहना पड़ा और रात भर खड़ा रहना पड़ा। तो इस वजह से क्या होगा, सामान में देरी होगी। अगर सामान में देरी होगी तो जो हमारा उत्पादक क्षेत्र है या प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या होगा, वो प्रभावित हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पूरे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैंने 3rd नंबर लिखा है कि ट्रक फार्मिंग उत्पादों का तीव्र व्यापार। ट्रक फार्मिंग क्या होती है फ्रेंड्स, ट्रक फार्मिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, जैसे हमारे फल हो गए, सब्जियां हो गई, तो इनको क्या किया जाता है कि ट्रक में भर के जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंचाने की कोशिश की जाती है ताकि इनका अच्छा पैसा मिल सके और ताज़े फल या ताज़ी सब्जियां जो है उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। तो इसलिए क्या किया गया है फ्रेंड्स कि ट्रक फार्मिंग का अगर तीव्र गति से उनका व्यापार हो पाएगा या तीव्र गति से वो अपने उपभोक्ताओं तक पहुंच पाएंगे तो उनका व्यापार अच्छे से हो पाएगा, उनको ठीक ठाक पैसा भी मिल जाएगा। फिर आगे है कि इसके लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्रोग्राम या ULIP का प्रयोग किया जा सकता है। ये फ्रेंड्स जितने भी अभी मैंने 2-3 और लिखे हैं तो ये सब किसके हैं, नेशनल जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है अपनी उसी के समझ लीजिए भाग हैं, या फिर इन्हीं का प्रयोग करके ये जो है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है ये लॉजिस्टिक कास्ट को कम करेगी। तो सबसे पहला उसमें जो है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्रोग्राम। फिर दूसरा लिखा है कि विभागों के एकीकरण द्वारा बेहतर प्रदर्शन के लिए डिजिटल सिस्टम का एकीकरण किया गया। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपको ट्रक के द्वारा किसी सामान को जो है आपको कोस्ट तक लेके जाना है, किसी तट तक लेके जाना है, वहाँ से वो सामान जो है विदेशों में या फिर वैश्विक बाज़ार में उसको लेके जाना है। तो अब फ्रेंड्स क्या होगा कि अगर हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट के जितने भी विभाग हैं, मान लीजिए जल और थल और वायु, जितने भी प्रकार के हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, इससे सबसे रिलेटेड जितने भी हमारे विभाग हैं, अगर इनकी कनेक्टिविटी कुछ इस तरह से हो जाए कि एक क्लिक पे ही हमको पता चल जाए कि हमारा सामान जो है इतने देर में यहाँ पे पहुँच जाएगा, और सपोज दैट लैंड ट्रांसपोर्ट से सामान हमारा कोस्ट तक इतने टाइम पे पहुँच जाएगा, तो कोस्ट वाला जो कोस्ट ट्रांसपोर्टेशन है या फिर मरीन ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या करेगा, वो एग्जैक्ट उसी टाइम पर पहुँचेगा, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, और क्या करेगा उस सामान को लेके वो जल्दी से जल्दी जो है विदेश के लिए निकल जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे समय की बचत होगी, साथ ही साथ में हमारे जो कार्य की जो उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट फ्रेंड मैंने लिखा है कि पारदर्शिता और पहुंच के लिए ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक्स का प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या है कि भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में है, तो अगर हम अपने लॉजिस्टिक्स को क्या करें, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर सकें और लोगों के लिए एक्सेसिबल बना सकें, या फिर जितने भी सर्विसेज या फिर जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए एक्सेसिबल बना सकें, तो इसके लिए क्या किया गया है, ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक्स का प्रयोग किया जाएगा। और ये क्या करेगा, जो हमारे लॉजिस्टिक्स कास्ट हैं उसको कम करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड मैंने लिखा है कि निगरानी तथा सर्वेक्षण के लिए सिस्टम सुधार समूह। तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा, ये हमारे पूरे लॉजिस्टिक्स के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी निगरानी करेगा। ऐसे कह सकते हैं कि जैसे रॉ होती है या CBI होती है, इसी तरह के ये भी एक निगरानी सिस्टम होगा जो पूरे लॉजिस्टिक्स के पूरे क्रियाकलाप का जाके सर्वेक्षण करेगा या उनकी निगरानी करेगा।
तो इस तरह से क्या करेंगे कि एक तरह से लोगों पे ये भी डर लगा रहेगा कि हाँ अगर कुछ हम गलत करते हैं तो हमारे ऊपर कोई निगरानी करने वाला तंत्र भी है। तो फ्रेंड्स, और इसके वजह से क्या होगा, उनकी जो कार्य क्षमता है या फिर उनके जो कार्य करने की जो शैली है उसमें क्या होगी, पारदर्शिता आ जाएगी। और इस तरह से क्या होगा, हमारा जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है वो हर प्रकार से कम करने में सहायता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जो मेन नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के जो कुछ 4 फीचर्स थे उन्हीं को प्रयोग करके मैंने बता दिया है। फिर आगे मैंने क्या लिखा कि घरेलू उत्पादों की रसद लागत कम कर वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की भूमिका। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, फिर मैंने क्या लिखा है कि रसद लागत का अगर ये कम करेगा तो जो उत्पाद मूल्य है, सपोज दैट अगर लॉजिस्टिक्स मान लीजिए अगर हम क्या करें कि 10 रुपये में कोई प्रोडक्ट हम ओरिजिन करते हैं या उसको उत्पादित करते हैं और जो हमारा लॉजिस्टिक्स कास्ट होता है अगर मान लीजिए वो 1 रुपये लगता है तो हमारा प्रोडक्ट कितने का होगा, 11 रुपये का हो जाएगा। और अगर हम नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का प्रयोग नहीं करते हैं या फिर इस तरह की कोई बेहतर सुविधा हमारे पास लॉजिस्टिक्स की नहीं है तो क्या होगा, जो हमारा लॉजिस्टिक कास्ट होगा वो 10 के साथ साथ में जहाँ पे 1 रुपये लगने हैं वहाँ पे 12 रुपये या 13 रुपये या 14 रुपये कुछ ऐसे लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कास्ट है वो जब तक उपभोक्ता के पास पहुँचेगा तब तक उसकी कास्टिंग बढ़ जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि भाई जैसे मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट महंगा हो गया तो उपभोक्ता उसको खरीदने से पीछे खिसकेगा या उसको नहीं लेना चाहेगा। और अगर उसी समय मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सेम प्रोडक्ट है बट कम दाम में मिल रहा है तो वो उस तरफ जाके अट्रैक्ट होगा। तो अगर हमें क्या करना है कि मान लीजिए अगर हमको अपने वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे कि हम अपने लॉजिस्टिक्स को इतना बेहतरीन कर देंगे कि हमारा जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके साथ में जो लॉजिस्टिक कास्ट है वो मिनिमम लग सके। तो अगर मिनिमम होगा तो वैश्विक मार्केट में क्या करेंगे, हम उसको कम दाम पे बेच पाएंगे। और जब कम दाम में बेचेंगे तो लोग जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे तो फिर क्या होगा, जो हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये क्या करेगा, जब भाई मांग बढ़ेगी तो यहाँ पे उत्पादन के लिए ये लोग प्रोत्साहित हो जाएंगे। और जैसे ही उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे हमारे इकोनॉमी में एक गुड साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी को फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, एक चार्ट में बना दिया है कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी रसद लागत को कम करेगा, उत्पादन मूल्य हमारा कम होगा और वैश्विक बाजार में उसकी मांग बढ़ेगी जैसे ही हमारे उत्पादन मूल्य कम हो जाएंगे। और जब मांग बढ़ जाएगी तो हमारे घरेलू उत्पादन में जो है प्रोत्साहन आएगा और इस तरह से जो इसका परिणाम होगा वो कुछ आर्थिक सुचक्र का होगा जो हमारी पूरी इकोनॉमी में एक गुड साइकिल को क्रिएट करेगा। तो फ्रेंड्स, फिर मैंने इसका कंक्लूजन लिख दिया है कि अतः यदि भारत अपने विभिन्न योजनाओं जैसे फास्टैग, सागरमाला, भारतमाला, गतिशक्ति प्लान तथा नेशनल लॉजिस्टिक प्लान के समन्वित कार्यों की सक्षमता से प्रयोग करें तो निश्चित ही भारत को 2030 तक निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था में बदला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये क्या किया है कि भारत की और भी बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं जो लॉजिस्टिक्स को कम करती हैं या लॉजिस्टिक्स कास्ट को कम करती हैं उनका भी मैंने मेंशन कर दिया है और ये बता दिया कि हाँ अगर इनके समन्वित कार्य को अगर हम सक्षमता से प्रयोग करें, पूरी एबिलिटी, पूरे स्किल के साथ में अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो 2030 में ऐसा भी समय आ सकता है कि भारत पूरे विश्व में एक तरह का निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बन जाए। जैसे कि चाइना है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो हम इंपोर्ट के बजाय अगर एक्सपोर्ट इकॉनमी बनना चाहते हैं तो हमारे जितने भी लॉजिस्टिक्स के लिए प्रोग्राम चलाए गए हैं उनको अच्छे से क्या किया जाए, उनकी समन्वयता की जाए और साथ ही साथ में उनका बेहतर क्रियान्वयन कर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनका आउटकम लिया जाए। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम अपने इकॉनमी को रिवाइव भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या किया कि मैंने पूरा जो आंसर है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि फिर एक बार देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन था क्या था और उसके हिसाब से हमने आंसर लिखा या नहीं। तो पहले क्वेश्चन यही था कि जो नई रसद नीति आई है वो किस प्रकार से जो लॉजिस्टिक कास्ट है उसको कम कर पाती है, और दूसरी बात यह है कि कैसे वो वर्ल्ड मार्केट जो है या फिर ग्लोबल मार्केट है उसमें कैसे प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है हमारे जो
डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट हैं। तो पहले मैंने क्या किया है कि उसके आंसर के इंट्रो के लिए मैंने क्या किया है कि एक क्या कहते हैं किसी इंडेक्स का प्रयोग कर दिया है, फिर उसके बाद में अपनी जो नीति आई है उसके बारे में बता दिया, फिर जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो रसद लागत को या फिर लॉजिस्टिक कास्ट को कैसे कम कर सकती है उसके लिए फिर मैंने 3-4 पॉइंट बताए, फिर ये बता दिए कि कैसे हम वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकते हैं, और फिर एक अच्छा सा कंक्लूजन है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का जो है क्वेश्चन और आंसर था। तो आप ये ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि कैसा लगा, और कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को ऐसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो इसके नीडी हैं। और फ्रेंड्स आप लोग भी डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग ज़रूर कीजिए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो न्यूज़ में कुछ बातें रह गई थी जिसको हम आंसर में नहीं प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि फ्रेंड्स आंसर की वर्ड लिमिट होती है। अगर लिखने को तो ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन तो चूंकि हमें 150 या 250 वर्ड में ही लिखना होता है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि 2 पेज में या फिर 200 वर्ड में लिख देता हूँ, ताकि आप इसको 150 में भी कर सकें और 250 में भी कर सकें। तो इसीलिए थोड़ा वर्ड की लिमिट की वजह से कुछ चीज़ें जो बच जाती हैं वो मैं नहीं लिख सकता आंसर में, तो उसको मैं क्या करता हूँ कि बाहर लिख देता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स लॉजिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो हमने प्रोड्यूस की है, जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है, उससे अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो लॉजिस्टिक्स के माध्यम से ही हम कंज्यूमर तक या फिर स्टोरेज तक लेके जाते हैं उस चीज़ को, और वहाँ पे उसको रख देते हैं या फिर वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, पूरा लॉजिस्टिक्स। और फ्रेंड्स इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी, तो देखते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 17 सितंबर 2022 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी। इसके अन्य लाभ में मैंने कुछ लिखा है, वो भी देख लेते हैं। कि मान लीजिए कभी केवल ऐसे ही आपसे पूछ ले कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के कौन कौन से लाभ हैं, तो इससे क्या होता है, व्यापार सुविधा बढ़ेगी, जैसे लाइसेंसिंग और कस्टम्स जैसी जो समस्याएं रहती हैं उससे थोड़ा छुटकारा मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, हमारे जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो भी क्रिएट होंगे, जीडीपी में वृद्धि होगी, हमारे एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी, क्योंकि जैसे ही हमारी लॉजिस्टिक कास्ट कम होगी ग्लोबल मार्केट में क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि वो सस्ते होंगे, और जैसे ही सस्ते होंगे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, और जैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमको ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी धन हमारे पास आ जाएंगे, और हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है या विदेशी भंडार है वो भी बढ़ेगा। साथ ही साथ हमारे जो राज्य हैं या स्टेट है उनमें भी पॉजिटिव कंपटीशन होगा या पॉजिटिव प्रतिस्पर्धाएं होंगी कि एक स्टेट से का जो लॉजिस्टिक कास्ट में क्या परफॉर्मेंस है, दूसरे स्टेट का क्या है। तो इस तरह से क्या होगा, हर स्टेट जो है अपने अपने स्टेट में लॉजिस्टिक कास्ट को कम करने के लिए बेहतर सुविधाओं का को क्रियान्वित करेगा या लाएगा, और जो हमारा प्रोडक्शन है ओवरऑल वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ ये बताया कि जो अगर हम नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू करते हैं या लागू कर ही दिया गया है तो उसके और कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। फिर मैंने एक फ्रेंड्स इंडेक्स के बारे में लिखा है, लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स, या फिर इसको लीड्स बोलते हैं, लीड्स इंडेक्स। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कुल मिला के एक ऐसा इंडेक्स है जो हमारे भारत के अंदर जो विभिन्न राज्य हैं उनके अंदर जो लॉजिस्टिक कास्ट हैं उनकी क्या वैल्यू है, मतलब उनके यहाँ मान लीजिए लॉजिस्टिक कास्ट कम आती है या ज़्यादा आती है, इसके बारे में बताया जाता है। तो जो टॉप स्टेट होते हैं इनका मतलब यह है कि इनके यहाँ जो लॉजिस्टिक कास्ट है वो बहुत कम है। मतलब यह है कि लॉजिस्टिक्स के जो कास्ट को कम करने में या लॉजिस्टिक्स में उनका बेहतर परफॉर्मेंस है। तो गुजरात उसमें टॉप पे है, फिर हरियाणा है, फिर पंजाब है, और यूपी जो है इसमें 6th पोजीशन पे है। तो ये फ्रेंड्स कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब आप लोग इसको पढ़ेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग के बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी डिमांड है, मैं उनको पूरा कर सकूँ। अभी एक स्टूडेंट का ये डिमांड ये भी था कि न्यूज़ को कैसे शार्ट में लिखा जा सके। तो फ्रेंड्स एक दिन मैं ऐसी कोई न्यूज़ को जो है बढ़िया शॉर्ट में बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे इसको शॉर्ट में लिखा जा सकता है।
ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो है मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा और थैंक यू फ्रेंड्स। कल जो है किसी नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलते हैं। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।